फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। इस वीडियो का टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये वीडियो 10th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनको किस प्रकार एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और नेचर ने हमें काफी सारा जो मटेरियल प्रोवाइड किया है, क्या वो सभी रिसोर्सेज हैं, अगर हैं तो कैसे, अगर नहीं है तो कैसे। और साथ में यहाँ हम डेवलपमेंट से समझेंगे कि जो टेक्नोलॉजी, जो टेक्निक हमने रिसोर्सेज को अचीव करने को, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो डेवलप कर ली है, यानी कि हम ज्ञान के एक लेवल को क्रॉस कर चुके हैं जहां से हम नेचर में से कुछ मटेरियल अगर एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी हमने डेवलप कर ली तो हम कह सकते हैं कि वी कैन डेवलप द रिसोर्सेज। तो शुरुआत करते हैं रिसोर्सेज की डेफिनेशन से। दीज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। फंक्शन का मतलब क्या है? जो हम काम करते हैं, जैसे किसी जंगल में से एक पेड़ को काट लिया जाए और उससे फर्नीचर बना ले या उसकी लकड़ी को एज ए फ्यूल यूज कर लें, तो हम कह सकते हैं जो हमने एक्टिविटीज की थी या जो हमने क्रियाकलाप किया है उसका जो रिजल्ट निकला है वो हमें एक अर्थ में से या नेचर में से एक रिसोर्स हमने निकाल लिया। तो कहने का मतलब है जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनका रिजल्ट रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है। जनरली लोग सोचते हैं कि रिसोर्सेज नेचर के गिफ्ट्स होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वैसे देखा जाए तो नेचर के गिफ्ट्स हैं। अगर हमारे पास टेक्निक या टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उनको गिफ्ट नहीं कह सकते। दीज आर नॉट द गिफ्ट्स ऑफ द नेचर। अब देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स जिसके पास काफी ज्यादा नॉलेज है, जो उसका बुद्धि है, दिमाग है, उसने काफी फील्ड्स के अंदर काफी रिसर्च की है, इस बिहाफ के ऊपर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स भी अपने आप में एक रिसोर्सेज हैं। यहाँ एक डायग्राम है। इस डायग्राम को समझने के बाद जो पूरा चैप्टर है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि यहाँ जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सेंटर में लिखे हैं। ऊपर यहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट लिखा है, जो जिसको हम नेचर कह सकते हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी को लिखा गया, यहाँ इंस्टीट्यूशन को। यानी कि ह्यूमन बींग्स नेचर में से टेक्नोलॉजी की हेल्प से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, वो डेवलप करते हैं अलग अलग फील्ड्स में टेक्नोलॉजीज को, जिससे हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकें। यहां हम फिजिकल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखते हैं या समझते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। हमारे आसपास जो भी नेचर जिस भी फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम फिजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। यहाँ नेचर को मॉडिफाइड नहीं किया होता। जो नेचुरल फॉर्म में या जो रॉ फॉर्म में या जो कुदरती तौर पर हमें मिलती है उसको फिजिकल एनवायरनमेंट या नेचर कहते हैं। एनीथिंग विदाउट मॉडिफिकेशन एंड विच सराउंड्स अस इज नोन एज फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि चारों तरफ जो बिखरा पड़ा है और उसके अंदर किसी भी टाइप का जो मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए उसको हम नेचर कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लिथोस्फीयर, जो अर्थ का हार्ड सरफेस जिसके ऊपर सभी कुछ पाया जाता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं जैसे कोल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, सभी लिथोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है। इवन जो हाइड्रोस्फीयर है उसका कुछ पार्ट भी लिथोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर बॉडीज हैं, ओशियंस हैं, सीज हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सभी हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं। ये भी एक रिसोर्स है अगर हम इनको यूटिलाइज करना सीख लें। जैसे माउंटेनियस एरियाज में जो रेनफॉल होती है वहां डैम बनाकर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने हाइड्रोस्फीयर को एक रिसोर्स की फॉर्म में यूटिलाइज करना सीख लिया। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। पहले भी हवाएं चलती थी, अब भी चलती हैं, लेकिन हमने विंड मिल्स को डेवलप कर लिया। जो शिप्स होते हैं उनके पाल होते हैं जिनमें हवा भर जाती है, जिसको सेल बोलते हैं। उन सेल्स की हेल्प से शिप को चलाना इजी हो जाता है। यानी कि हमने रिसोर्स को, एटमॉस्फेयर को एज ए रिसोर्स यूटिलाइज करना सीख लिया। अब देखते हैं सनलाइट। सनलाइट से हम देखते हैं जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, धूप में रखने से उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। यानी कि यहां पर भी देखेंगे हमने नेचर में से जो सनलाइट है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना सीख लिया। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम सभी चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज
और टेक्नोलॉजी हो तो। कहने का मतलब जो नेचर है, जिसको हम फिजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो केवल इसी में से निकल सकते हैं। कैसे निकलेंगे, इस डायग्राम का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ रिसोर्स छिपे होते हैं और रिसोर्सेज को हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से निकाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होती है, किसी भी फील्ड में जो हमारा लेटेस्ट नॉलेज होता है उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, पहले भी अर्थ के ऊपर कोल पाया जाता था, अब भी पाया जाता है, लेकिन हमने पिछले 200-300 सालों में ये रिसर्च कर ली कि कोल को जलाकर हीट जनरेट कर सकते हैं और उस हीट से हम पानी को बॉयल करके स्टीम बना सकते हैं और स्टीम की पावर से हम स्टीम इंजन चला सकते हैं। उस स्टीम इंजन से ऑल्टरनेटर को घुमाकर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब कोल से हम हीट जनरेट करेंगे, फिर स्टीम बनाएंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो ये क्या है, इट इज द टेक्नोलॉजी। इसी तरह देखते हैं जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उसमें क्या होता है, आयरन यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं। यानी कि हमने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एक ऐसी चीज बना ली जो चलने में काफी स्पीड से चलती है, जिससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है उसमें काफी स्पीड आ गई। कहने का मतलब यहां पर भी हमने टेक्नोलॉजी को यूज किया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जो पहले व्हीकल्स होते थे, गाड़ियां होती थी, उनकी माइलेज काफी कम होती थी, अब माइलेज काफी ज्यादा हो गई है। ये जो माइलेज है ये भी केवल टेक्नोलॉजी के कारण है। कहने का मतलब ह्यूमन बीइंग एज ए रिसोर्स अपने आप में एक रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम फिजिकल एनवायरनमेंट में से, नेचर में से जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की हमने पावर को अचीव कर लिया। ये सारा सिस्टम कैसे होता है, ये सारा सिस्टम इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से होता है। इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जनरली हम सोचते हैं कि इंस्टीट्यूशन कोई बिल्डिंग का नाम होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सोसाइटी की भलाई में जो लगा हुआ लोगों का ग्रुप होता है उसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं यहाँ पर, जैसे एक स्कूल है, कॉलेज है। स्कूल और कॉलेजेस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल होते हैं, काफी सारे टीचर होते हैं, बच्चों को एजुकेशन देने का काम करते हैं। बच्चों की इंटेलिजेंस बढ़ती है। बच्चे जब ज्ञानवान होंगे तो ही वो फ्यूचर में जाकर कुछ रिसर्च करेंगे। कहां पर बैठकर करेंगे, इंस्टीट्यूशंस में बैठकर करेंगे। ए रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये भी एक लोकेशन है, एक जगह है। कुछ व्यक्ति बैठकर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर नया सोचते हैं या जो नया करते हैं उसको हम रिसर्च इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल और देखेंगे, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, एक पीएम होता है, उसके नीचे काफी सारे मिनिस्टर्स काम करते हैं और कंट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के अंदर एक एसएचओ होता है, उसके नीचे उसका स्टाफ काम करता है और जो स्टाफ होता है पूरी सोसाइटी को ये पुलिस स्टेशन प्रोटेक्शन देता है। तो हमने देखा ये जितने भी जो सिस्टम थे, यहाँ पर एक ग्रुप था लोगों का जो सोसाइटी को आगे बढ़ाने या सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने या सोसाइटी की अर्निंग के बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। डेफिनेशन देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ पीपल एंगेज्ड इन द एक्टिविटीज डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। लोगों का ग्रुप सोसाइटी के वेलफेयर में जो लगा है उसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, ए गवर्नमेंट, ए स्कूल, ए कॉलेज, ए रिसर्च इंस्टीट्यूट, ए पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा। इतना होने के बाद हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो अर्थ पर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। इस चैप्टर में जितनी भी चीजों को हमने पढ़ना है उसका हमने एक रफ आइडिया लेना है कि चैप्टर में क्या होगा। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अर्थ के ऊपर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। अगर उनका क्लासिफिकेशन कर लिया जाए, यानी कि उनको ग्रुपिंग कर दी जाए उनकी, तो हम उनको एक्सट्रैक्ट जो करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकेंगे रिसोर्सेज को। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। यहां पर हमने रिसोर्सेज को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया, बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, नेशनल, इंटरनेशनल, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व्स एक्सेट्रा। जितने भी जो वर्ड्स लिखे हैं ये सारे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए इनकी हेडिंग्स हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। पोटेंशियल रिसोर्स उसको कहते हैं कि रिसोर्स तो है
लेकिन हमारे पास एट प्रेजेंट में उसको एक्सप्लॉइट करने की टेक्निक नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। जो अर्थ का कोर है, अर्थ का जो इंटीरियर है वो पिंगली फॉर्म में है, पिघला हुआ है। जब अर्थ बनी थी, जब अर्थ मोल्टन फॉर्म में थी, जितने भी हैवी एलिमेंट्स थे अर्थ के सेंटर में चले गए ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। तो क्या होता है, गोल्ड भी एक काफी हैवी एलिमेंट है। अगर अर्थ के कोर में से सारा गोल्ड बाहर निकाल लिया जाए और अर्थ के ऊपर उसको बिछा दिया जाए तो पूरी अर्थ के चारों तरफ एक 12 सेंटीमीटर मोटी लेयर बन सकती है। कहने का मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि अर्थ के कोर में से ह्यूमन बींग्स सारे गोल्ड को बाहर निकाल सके। कहने का मतलब क्या है, अगर रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना है नेचर में से बाय द ह्यूमन बींग्स तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और ये टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन देता है। अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो एट प्रेजेंट में वो रिसोर्स एक पोटेंशियल रिसोर्स कहा जा सकता है कि अब यूज नहीं करते, लेकिन अगर फ्यूचर में हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है तो उस रिसोर्स को हम यूज कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। डेवलप्ड रिसोर्स कौन से होते हैं, वे रिसोर्सेज जिनको एट प्रेजेंट में हम यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास टेक्निक है, इंस्टीट्यूशंस ने हमें ज्ञान दे दिया कि पर्टिकुलर रिसोर्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अब क्लासिफिकेशन के बाद देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट का मतलब यही होता है, टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी हमें इंस्टीट्यूशंस देते हैं। फिर भी हम देखते हैं जो न्यू मेथड्स ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग द नेचर। एक कॉन्सेप्ट और जुड़ जाता है कि हमने रिसोर्स को तो एक्सप्लॉइट करना है लेकिन नेचर को हार्म नहीं करना। ये आजकल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 1992 के अंदर ब्राजील के अंदर एक समिट हुआ था, एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था पूरी अर्थ के कंट्रीज का, कि हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट तो कर रहे हैं लेकिन उससे जो नेचर है उसको काफी हार्म भी होता है। तो आज के बाद हमने नेचर को हार्म नहीं पहुंचाना। इसी में देखते हैं जो डेवलपमेंट है क्या होता है। डेवलपमेंट, रिसोर्स का डेवलपमेंट करने के लिए हमने कुछ प्लान बनानी होती है रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के अंदर भी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए प्लानिंग बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब लास्ट में इसी में देखेंगे कि हमने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट तो करना है, साथ में कुछ कंजर्व करना है ताकि फ्यूचर की जो जनरेशन है उसके लिए भी कुछ बचा रहे। जो अर्थ है वो भी अपने आप में एक रिसोर्स है जिसको हम लैंड रिसोर्स बोलते हैं। लैंड रिसोर्स को फर्दर दो ग्रुप्स में आगे फिर डिवाइड करते हैं, पहला लैंड, दूसरा सोयल। लैंड क्या होती है, जो अर्थ का हार्ड सरफेस जिसके ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज की जाती हैं, यानी कि जहां मैं खड़ा हूं आप खड़े हैं वो सारा लैंड बोला जाता है। और लैंड के ऊपर पर्टिकुलर एरिया में जो रॉक पार्टिकल्स हैं फाइन पाउडर फॉर्म में पाई जाएं और उसके अंदर यदि कोई वेजिटेशन ग्रो करती है तो उसको हम सोयल कहते हैं। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में जो लैंड रिसोर्स है उसको हम किस टाइप से यूटिलाइज करते हैं, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न है कि कितना परसेंट जो लैंड है इंडिया का फॉरेस्ट से कवर है, कितनी जमीन बैरन है। बैरन का मतलब जिसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते, जो फिजिकल या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी हैं कि वो किसी भी टाइप की वेजिटेशन को ग्रो करने में सपोर्ट नहीं करते, तो वो जमीन खाली रह जाती है जिसको हिंदी में हम बंजर बोलते हैं, इंग्लिश में इट इज नोन एज द बैरन लैंड। इसके बाद कल्टिवेबल लैंड क्या होती है, जो सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिडिटी है, किसी भी पर्टिकुलर जगह के ऊपर वेजिटेशन को ग्रो करने में सपोर्ट करती है, तो वहां पर कोई चीज उगा सकते हैं, तो हम बोलेंगे द लैंड इज कल्टिवेबल लैंड। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इंडिया में हम देखते हैं जो डिफरेंट टाइप की जो सॉइल्स हैं उसको हम अलग अलग ग्रुप्स देते हैं, नाम देते हैं, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड, येलो, एरिड, फॉरेस्ट सॉइल्स एक्सेट्रा। तो हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि इंडिया में कितने परसेंट पार्ट में या इंडिया के कौन से पार्ट में किस टाइप की जो सोयल है वो पाई जाती है और किस टाइप की वेजिटेशन को सपोर्ट करती है और कितनी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसको जो सपोर्ट करती है, कौन सी सोयल सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। और इसी में लास्ट में हम देखते हैं इस वीडियो के सोयल इरोजन क्या होता है, जो रिमूवल ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड इज नोन एज द सोयल इरोजन, यानी कि हवा से या पानी से
जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं, वो बह जाए या उड़ जाए तो हम उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। इसमें कुछ एक्टिविटीज नेचर खुद करती है और कुछ एक्टिविटीज ह्यूमन बींग्स ने करनी शुरू कर दी, जैसे ओवर ग्रेजिंग है। जानवरों को अगर किसी लैंड के ऊपर ज्यादा चरवाएंगे तो वेजिटेशन को खा जाएंगे ऊपर, और वो जो अपर मोस्ट लेयर है वो लूज हो जाएगी और हवा के साथ उड़ जाएगी। या माइनिंग है, या बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन, जंगलों को जब काट लिया जाता है तो भी सॉइल इरोजन होनी शुरू हो जाती है। अगर हम सॉइल इरोजन को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। ये टॉपिक भी हमने इस वीडियो में स्टडी करना है। तो ये वीडियो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, जिसमें ओवरऑल हमने देखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एक रिसोर्स होने के नाते नेचर को किस टाइप से एक्सप्लॉइट करते हैं, टेक्नोलॉजी क्या होती है और इस टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूशंस कैसे डेवलप करते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा और चैप्टर में भी इसी को स्टडी करना है। और उसके बाद हम देखते हैं इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको हमने कितना एक्सप्लॉइट कर लिया और कितना हमने नेचर को हार्म पहुंचाया है। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में जानी और देखी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।